हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2022 के। और स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है बेसिक्स। सारे बेसिक्स जितने भी हैं हमारे उससे रिलेटेड, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने वो बेसिक्स में रखे हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो फिर मैं टाइप वाइज आपको बताते जाऊँगा। तो भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी जेई में आपसे पूछे गए हैं 2022 में, 23 में। और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने 23 के पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से हमसे जुड़ सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब थोड़ा ज़्यादा आने लग गए हैं पैटर्न के हिसाब से। तो पहला एजर्सन और रीजन दिया है, कह रहे हैं कि एलॉयज जो होते हैं हमारे, ठीक है, सच एज कॉन्स्टेनिन एंड मैग्नीन आर यूज टू मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। जो बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स आपने प्रैक्टिकल किया होगा, या जो कॉइल हमारी जो बनती है रेजिस्टेंस की, वो इन्हीं से बनती हैं। ये बात तो सही है। आगे क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टेनिन एंड मैग्नीन हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो आप अल्फा कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो बहुत स्मॉल है। तो ये सही है, अगर स्मॉल वैल्यू होगा तो उतना उसमें टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है। तो पहला वाला सही है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका रेजिस्टेंस का यूज होता है तीन तरह से हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन हीटिंग एलिमेंट, जैसे कि आप देखते हैं जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट है, जैसे हीटर की वायर है, गीजर में आपका यूज होता है। फ्यूज वायर आपको पता होगा, आपका सेफ्टी डिवाइस की तरह बिहेव करते हैं हम जब लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बचाने के लिए, तो फ्यूज वायर यूज होता है। और सेम स्टैंडर्ड बॉक्स से क्वेश्चन आया था, तो इसका अगर आप पीवाईक्यू देखें, जो भी हम वायर का बनाएंगे हीटिंग एलिमेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। फ्यूज वायर का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ताकि अगर ज़्यादा एक्सेस लोड आया तो अपना पिघल जाएगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और जनरली ये ना टिन और लेड का बनता है। जनरली टिन, जिसमें टिन का जो परसेंटेज है वो 63% है, और जो लेड का परसेंट है वो 37 है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, हमेशा फ्यूज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और जो फ्यूज है वो वायर की रेडियस के 3/2 के प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और इससे तो क्वेश्चन ये आया है कि हाई रेजिस्टेंस कॉइल है और उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ इसी में, एक बच्चों एक और होता है थर्मिस्टर, ठीक है। यह आप ना प्रैक्टिकल टॉपिक हैं तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो जो थर्मिस्टर होते हैं हमारे बच्चों, इसको हम कब डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करने के काम आता है जब बहुत स्मॉल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत कम जब लो टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वायर है 1 मीटर लॉन्ग है, उसको ब्रोकन इनटू एक्स और वाई, ठीक हो गया। एक वायर थी, हमने उसको अलग अलग करा। जैसे एक वायर है, इसको आपने अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया या ब्रोक किया। मान लो एक पार्ट ये है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, दूसरा पार्ट ये है जिसे हम वाई कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि एक्स पार्ट ऑफ वायर स्ट्रेच इनटू अनदर। एक्स से हमने एक क्या बनाया, एक अनदर वायर बनाई W, ठीक है। कह रहे हैं इसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ x है, ठीक है। देखो इस वायर की लेंथ 1 मीटर दी थी आपको, ठीक है। पहले की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो x की लेंथ हम अगर L ले लेते हैं, L लेंथ ले लेते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 - L हो जाएगी। सेकेंड वायर आपने ऐसी बनाई है कि जो एक्स की लेंथ के ट्वाइस है बता रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रेशियो बताइए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के होगा। तो इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं RX/RY, तो वो क्या होगा, LX/LY का रेशियो। तो आपको LX और LY चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब आप R जो W है हमारा, इसका रेजिस्टेंस होगा, इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N² टाइम्स
जो पुराना रेजिस्टेंस है, मतलब 4 टाइम आर एक्स। जब भी स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम बढ़ता है, तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। और या आप कह सकते हैं इसका ये डबल है तो वाई का क्या हो जाएगा, 2 टाइम आर वाई, क्योंकि देखिए यहाँ एल लेंथ है तो यहाँ 2L लेंथ है, ठीक है। तो वाई का क्या है, आधा हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें तो आर एक्स ओवर आर वाई सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2/4, और 2/4 मतलब 1/2, और एल एक्स ओवर एल वाई की वैल्यू ही हमारी आर एक्स ओवर आर वाई है, दैट मीन्स 1/2 है। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। अगेन एजर्सन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर है, 80 उसका रेजिस्टेंस है, उसको 4 पार्ट में काट दिया, मतलब एक है 20 का, 20 के 4 बना दिए। तो कह रहे हैं दीज आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो बच्चों, अगर आर रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में ऐड करते हैं तो R/N हो जाता है। तो 20 का अगर आप वो करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 4 तो 5 ही तो आएगा, तो पहला पार्ट तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं 2 रजिस्टर 2R 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 3R और 2R। देखो थर्मल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपका, थर्मल एनर्जी का जो फॉर्मूला है कितनी डेवलप होगी वो निकालना है। तो पूछ क्या रहे हैं, थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप होगी। तो H = I² RT से निकाल दें। तो पहले आप P निकाल लें, P हो गया V²/R। तो जो हमारा पावर है उसकी पावर किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे करेगा तो P1/P2 जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R2/R1 मतलब 2/3, ठीक है। T तो T से कट जाएगा, H = क्या होता है I² RT, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा V²R, V²/RT। तो V²R से पावर निकालेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है 2:3, और उन्होंने दिया क्या है 3:2, तो ये गलत बात है। सी ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए कह रहे एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी है, सीरीज में कनेक्ट किया है दूसरे बल्ब के, ठीक है। एक बल्ब होगा, ये B1 है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे बल्ब B2 से, ठीक है। और जो उसके कॉम्बिनेशन है उसका जो वोल्टेज है भैया वो कितना है, कह रहे हैं 220 वोल्ट। जो हमारा इसका कंबाइन वोल्टेज है, मतलब जो कॉम्बिनेशन में इसका वोल्टेज है वो 220 है। तो कह रहे हैं कि द पावर कंज्यूम बाय 100 वाट कितनी होगी। तो ये जो पहला बल्ब है जिसमें 100 वाट दिया है उसकी पावर हमें निकालनी है। तो देखो जब हम पावर निकालेंगे, सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, I², और मान लीजिए पहले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, ठीक है, R1। इसकी हमें पावर निकालनी है तो हमें चाहिए क्या, I कैसे निकलेगा, I निकलेगा टोटल वोल्टेज कितना है वो देखिए। टोटल वोल्टेज अगर आप देखें, टोटल वोल्टेज है 220, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 + R2। भैया रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो आपके पास एक फॉर्मूला है पावर = V²/R। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी V²/P1, और R2 की वैल्यू हो जाएगी V²/P2। अब V सबका दिया है, पहले बल्ब जो R1 लिया है उसका V दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर, और पावर कितनी दी है उसकी, पावर दी है 100 वाट, तो ऊपर में 100 आ जाएगा। सेकंड में 220 का स्क्वायर, और हमें जो पावर दी है वो कितनी दी है 60 वाट, तो 60 हो गया। तो इनको सॉल्व करें अगर तो 220, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 220 का स्क्वायर 484, 0 से तो 0 कट गए, और सेकंड वाले में 6 भी नीचे है तो ये आ जाएगा 484/6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे दोनों क्या आ गए, रेजिस्टेंस आ गई। तो R1 और R2 दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करके जब हम इसमें डिवाइड करेंगे R1 + R2 निकालेंगे तो आपका नियर अबाउट निकल के आ रहा है 0.171। तो आपकी क्या आ गई, करंट आ गई। करंट आ जाएगी तो 0.17 का स्क्वायर इंटू आपका जो रेजिस्टेंस है पहले का 484। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14.06 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोच पता होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा 14.06। अगला क्वेश्चन है, एक वायर है R1, कह रहे हैं कि इज ड्रॉन सो दैट लेंथ इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल। देखो बच्चों होता क्या है,
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसको हमने ऐसे ड्रॉ किया कि इसकी ट्वाइस ओरिजिनल की ट्वाइस हो जाएगी। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा, जब भी ऐसे स्ट्रेच और ड्राइंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने का क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम होगा। तो दो गुना किया है, कितना किया है, ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्वाइस कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर कितना आ गया, ड्रॉन ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2। नहीं गलत हो रहा है, ये तो स्ट्रेचिंग का केस है, ये तो स्ट्रेचिंग में होता है, स्ट्रेचिंग, ठीक है। हमसे पूछा है कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करें ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल। अगर आप मान लीजिए जो ओल्ड लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है r है, तो न्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप उसको ट्वाइस क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो r तो पुरानी थी, ट्वाइस मतलब 2r हो जाएगा, ठीक है। तो 2r और ये कितने हो गए, 3r, तो नई लेंथ कितनी हो गई, 3r हो गई। तो जैसे आप ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:1, n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9:1। स्ट्रेचिंग का केस में आपको बता ही दिया है बच्चों कि जब भी कोई वायर में आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पुराने का n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। वेरेज आपकी जो रजिस्टिविटी है वो आपकी सेम रहेगी, जितनी ओल्ड की रजिस्टिविटी है वही न्यू की रजिस्टिविटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया चेंज होगा और वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम के रिलेशन से आप इन दोनों को डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दूं। देखो बच्चों, होता क्या है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आप जब ओम्स लॉ को ड्राइव करते हैं तो वहाँ से ये फॉर्मूला आता है, ए टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और आप इसकी वैल्यू रख दें अगर एक्सेलरेशन की तो हो जाएगा ए टाउ ओवर एम, और फर्दर इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ई और पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी v/l, तो m/l, ठीक है, और ये आ जाएगा टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। ई हो गया, ml हो गया, ये हो गया, टाउ हो गया, क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना यहाँ से कि जो टाउ है मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं, दो बात तो ये हो गई, थर्ड बात क्या है भैया, थर्ड बात ये है कि अगर आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे तो I = NE/A/VD होती है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो I/NE/A हो जाएगा। तो बच्चों आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि VD 1/A के प्रोपोर्शनल है। ये तभी होगा जब हमारी करंट या तो स्टेडली फ्लो करेगी या यूनिफॉर्मली फ्लो करेगी, और या हमारा जो नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कांस्टेंट होगी। अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको दी है तभी आप कहेंगे कि भैया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। पहला कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी भी बात हुई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल होती है और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर का। तो पहला तो भैया सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ गिवन कंडक्टर, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, या ये होना चाहिए कि करंट फ्लो इज स्टेडली, या होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तभी ये होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, ये गलत है, अभी भी हमने देखा v हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये अभी भी निकल के आई थी, तो लेंथ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमारा ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। ई देखें, ई क्या है, ई भी गलत है, तो ए और डी ऑप्शन है बी में। चलिए भैया आगे चलते हैं, क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, थ्योरेटिकल है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि 8 कॉपर वायर है हमारे पास, अच्छा, लेंथ L है, डायमीटर D है, जॉइन पैरेलल टू फॉर्म अ सिंगल कंपोजिट कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। इफ अ सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 12 हैव सेम
रेजिस्टेंस देन इट्स डायमीटर। तो भैया दो कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, जो आपकी 8 वायर दी हैं, अगर आप ईच वायर का रेजिस्टेंस निकालें, जिसको मैं R1 कह देता हूँ, वो कितना हो जाएगा, रो। ठीक है, रो लगा दिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे लेंथ आ जाएगी। ठीक है, कितने हैं इसमें, आपको लेंथ कितनी दी है, 8 वायर ऑफ लेंथ एंड डायमीटर D, तो ये हो जाएगा डायमीटर D/2 4L अपॉन में हो जाएगा एरिया, एरिया मतलब डायमीटर के टर्म में πd², D/2 लेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा। अब देखो ये तो हमारा था रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, ये तो हमारे वायर का रेजिस्टेंस था, इसको हम वायर का रेजिस्टेंस कर लेते हैं। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो जो R पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, R1 का 1/8। तो 1/8 जैसे इसको करेंगे क्या आ जाएगा, रो L/2πd²। क्लियर। अब जो आपको सेकेंड कंडीशन दी है कि सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L, उसका जो रेजिस्टेंस R दिया है वो कितना होगा, रो लेंथ दी है 2L इंटू 4/πd1², क्योंकि डायमीटर है, D/2 का स्क्वायर तो ऊपर 4 चले जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है, मान लो इसको सेकंड दे देते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट है, इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो D1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4 टाइम D आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाना था, R = ρL/A, और कुछ भी नहीं करना था। बस ध्यान ये देना कि जो लेंथ है, यहाँ पर एरिया है ना, एरिया क्या हो जाएगा, πr², और रेडियस तो दी नहीं है तो डायमीटर का स्क्वायर, तो D/2 करके वो हमारा 4 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सेकंड में 2 दिया था तो मैंने लेंथ 12 ली। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं फिर। अब क्वेश्चन 8 कह रहे हैं आपसे कि दो कॉइल हैं जो अपना टाइम ले रही हैं 20 मिनट और 60 मिनट टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो जब भी हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला होता है H = I²RT। ठीक है, तो दो कॉइल का अगर आप निकालोगे, सेम हीट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीट इक्वल टू, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पावर इनटू टाइम। ठीक है, या एक फॉर्मूला और इसका बन सकता है V²/RT। तो डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो कह रहे हैं कि अगर इनको सेम कनेक्ट करेंगे, सेम सोर्स से, दे आर कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अलग अलग का अलग दिया है और पैरेलल ऐड करेंगे तो पूछ क्या रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो पहली कंडीशन हम दोनों का अलग अलग निकालते हैं। पहले की हीट मान लीजिए H है, दोनों की सेम ही है, पावर हम P1 ले लिया और उसने टाइम लिया है 60 मिनट, दोनों मिनट में दिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड केस के लिए अगर हमारी पावर P2 है, हीट सेम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो इनटू कितना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 20। तो यहाँ से पावर निकल के आ जाएगी, पावर आ जाएगी, पहले से आ जाएगी H/60 और P2 आ जाएगी H/20। अब जब हम दोनों को इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा हीट सेम है कह रहे हैं, तो पावर पैरेलल में क्या हो जाती है, P1 + P2, जैसे कैपेसिटर में होती है इनटू T। तो पूछ क्या रहा है, टाइम, तो टाइम इक्वल टू H/P1 + P2। तो H तो H ही रहा इसमें। ठीक है, और ये हो जाएगा H/60 + H/20। H से H कट गया तो 1/60 और 1/20 को जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60 और 15 मिनट। तो आंसर क्या होगा इसका, 15 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दिया है, V और I का ग्राफ दिया है भैया, और आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो स्लोप है 45 है। तो पूछा जा रहा है कि वेरिएशन दिया है तो रेजिस्टिविटी क्या है। देखो आप सभी को पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A। तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रो की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, RA/L। बात है रेजिस्टेंस की, तो बच्चों V और I के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा मतलब रेजिस्टेंस। तो 45 रखेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, 1 रख दीजिए यहाँ पे।
ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा वायर का, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी दी है आपको, लेंथ कितनी दी है देखिए, लेंथ दी है 31.14 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻²। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 1.44 × 10⁻³ तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। अच्छा, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत क्वेश्चन ओम्स लॉ से पूछे गए हैं आपसे। देखो बच्चों, जब ओम्स लॉ होता क्या है, अगर आप फिजिकल कंडीशन में चेंज ना करें, ठीक है, और हमारा वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है जिसका जो स्लोप होता है इस ग्राफ का, थीटा अगर ये है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा V = RI, ठीक है। ओम्स लॉ के अदर फॉर्म भी होते हैं भी, J = σE करंट डेंसिटी के टर्म में, और E = ρJ। ये डिफरेंट फॉर्म हैं जो आपके एग्जाम में यूज होते हैं। अब मेन बात क्या है, जो आपकी ओम लॉ है, ओम लॉ में जैसे मान लो मैंने एक मटेरियल ए ये दिया, एक ये दिया, बी दिया, तो देखो जब हम आई से वी की तरफ जाएंगे बच्चों, तो दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि जो बी का स्लोप है वो ज़्यादा होगा ए से। जो हमारा बी है, जो हमारा सेकंड कंडक्टर है, उसका हमेशा स्लोप ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है भैया, उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है क्या, ये आपके ओम लॉ के डेरिवेशन से आपने निकाली होगी, NE² टाउ L/A। ये हमारी एक्चुअल में वैल्यू होती है आर की। तो m/n² E टाउ की जो वैल्यू है ये हमारा रो है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका शेप पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है, और उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। वहीं रेजिस्टिविटी या जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एलॉय की होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे उतना गंदा कंडक्टर है, ठीक है, करंट पास नहीं होगी। आपके एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ हैं, क्या कंडक्टर के लिए ग्राफ बताइए करके हैं। जैसे आप रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हैं, तो बच्चों कॉपर के लिए आपके सिलेबस में है, तो कॉपर क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो कॉपर के लिए जो ग्राफ है वो ये हो जाएगा, ये आपका कॉपर के लिए है। तो जो हमारे मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। अच्छा, अगर आपसे यहीं पर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर लूँ, तो सेमीकंडक्टर का ये होता है रिलेशन, इनका जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। एक ग्राफ आपके वहाँ एलॉय का भी दिया है एनसीईआरटी में, नाइक्रोम का दिया है, तो ये जो है इन पे ऐसे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत लो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो बार आया है, 27 जून के पहले शिफ्ट में भी, दूसरे में भी। कह रहे हैं करंट डेंसिटी निकालनी है। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, J = I/A, ठीक है। कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल वायर में निकालनी है, इतना mm है, इतनी है, ठीक हो गया। कह रहे हैं करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ वायर बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस R/2 एंड R इज क्या होगा, ठीक है। मतलब जैसे ना ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसमें दो चीज़ पूछ रहे हैं। ये है जैसे अगर ये इसकी बेस की रेडियस R है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी रेडियस होगी वो इस पॉइंट R/2 पे कितनी होगी, इसके एक्सिस से यहाँ पे कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे हम निकालोगे, तो अगर आप यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो इस इतने वाले पार्ट में पूछ रहे हैं, तो कितनी होगी, आपको करना क्या पड़ेगा, करंट निकालनी है, तो J × A हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखो करंट डेंसिटी तो फिक्स ही रहेगी जितना भी होगा, ठीक है, लेकिन एरिया आपको इफेक्टिव लेना पड़ेगा, πr/2 का स्क्वायर, नहीं टोटल लो पहले, टोटल में से आपको πr/2 का स्क्वायर करके इफेक्टिव एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करिएगा आप, सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर निकल के आ रहा है
जे तो बाहर ही रहेगा, 12 पाई ए निकल के आ रहा है, तो आंसर जो आपका एक्स है ना वो 12 आएगा। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इफेक्टिव लेना सीखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, 11 देखिए, कह रहे हैं कि एक 220 हमारा वोल्ट का 50 हर्ट्ज का एसी सोर्स कनेक्ट है 25 वोल्ट के लैंप से, तो एडिशनल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें। जैसे कि आपका ये है, ये वाला एडिशनल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें बोल रहे हैं, जिससे आपका सीरीज में टू रन द लैंप एट ऑफ पीक ब्राइटनेस। ठीक है, वैसे तो एसी में कराना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन पावर तो यहाँ भी है ना, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो जो पावर होगी इस बल्ब की, जो ये बल्ब दिया है, इस बल्ब की जो पावर होगी वो कितना हो जाएगा, V²/RB। ठीक है, तो पावर से आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो RB क्या हो जाएगा, V²/PB, और V की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर हो गया 125, और पावर है 5, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इसका 25 ओम रेजिस्टेंस हमारा हो गया बल्ब का। अब वो कह रहे हैं करंट देख लेते हैं, करंट कितनी हो जाएगी, V/R से 25/125, तो मतलब ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर। अब जो एडिशनल आपने रेजिस्टेंस ऐड किया है, देखो पीक ब्राइटनेस इतनी है, जो करंट इसकी मैक्सिमम करंट हो 1/5 है, इसको हमें प्राप्त करने के लिए V/R करना पड़ेगा। जब हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस R, यही तो करना पड़ेगा। जो भी करंट इससे आएगी वो पहले के सिस्टम के बराबर होनी चाहिए। तो RB की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, RB की वैल्यू है 25, 25 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस R लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1100। RB की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 1100 माइनस 125, तो आंसर होगा 975, 975। आगे चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 12, करें एक एल्युमिनियम वायर है, स्ट्रेच कर रहे हैं। देखो जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को एक बात याद होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A, ये तो होता है। अब जब भी परसेंटेज की बात करेंगे कि भैया कितना चेंज होगा, तो देखो बच्चों वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया को आपको हटाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ओवर लेंथ हो जाएगा एरिया, क्योंकि जब भी स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा रो ऊपर आ जाएगा L²/V। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो R किस पे डिपेंड करेगा, L² पे। तो जब भी आपसे स्ट्रेचिंग परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा तो आप ये रिलेशन ध्यान में रखें। कैसे आया मैंने आपको ये भी बता दिया। तो डेल्टा R/R जब आप परसेंटेज एरर इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा L/L इंटू 100, और इस पूरे की वैल्यू आपको दी है 0.4, तो 0.4 में 2 का इंटू करोगे तो 0.8 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इनिशियली उसकी रेजिस्टेंस R1 है, R1 R ρL/A है, तो कह रहे हैं अगर उसका डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ डबल करने में 2L/A हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया आधा करेंगे। कैसे निकाला, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ से, दोनों केस का लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम ρL/A, और ρL/A को ही हम बोलते हैं R1। अब देखो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो नया कितना है 4R1, पुराना कितना था R1, टोटल कितना है पुराना R1, और इनटू क्या कर दो 100, तो 4 में से 3 आ जाएगा, 3 इंटू तो ये आ जाएगा 300%। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। 14 क्वेश्चन, अब देखो ये तो क्वेश्चन इतना सरल है, आपके लिए होमवर्क है। H इक्वल टू हीट का रिलेटेड क्वेश्चन है, I²RT। ये लगाइए, 2 केस बनेंगे इसमें भी। पहला केस में I दिया है आपको 2, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम दिया है 15, और इवन आपको हीट भी दे रखी है 300।
और सेकंड केस में आपसे कह रहे हैं जो आई है आपका वो है 3, टाइम है आपका 10, तो हीट निकालनी है। तो पहले वाले से आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको फिर यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर इसका आ रहा है, वैसे अगर मैं बता दूँ 450 जूल। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताना। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और शायद ही उसमें किसी को दिक्कत होगी। कॉम्बिनेशन में आपको मैं बस एक ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉम्बिनेशन में जाओगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो दो तरह से हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को। इधर सीरीज में, पहला तरीका है सीरीज में कंबाइन करते हैं। सीरीज मीन्स जैसे ये है पहला, ये दूसरा, एंड सो ऑन, ये तीसरा। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम ऐड करते हैं तो सारे एंड एक जगह पे ऐड करने होते हैं। जैसे ये वाला एंड है, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, पर ध्यान रखिए अगर सारे रेजिस्टेंस भैया इक्वल हो गए, हो सकता है आपके सारे रेजिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा N टाइम R, और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/N। कोई बच्चों ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सीरीज का मतलब होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और पैरेलल का मतलब होता है मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्स होगी, तो ये आप ध्यान रखिए, और यहाँ पर ये मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चन में चलेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहे हैं कि करंट फ्लोइंग बताइए कितना होगा। देखो 3 रेजिस्टेंस है, बस इसमें आप ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल 6 वोल्ट आया तो ये 6 वोल्ट यहाँ भी चले गया, क्योंकि इस पर कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये 6 वोल्ट यहाँ चले गया। अगर यहाँ पे कोई चेंज हो गया पोटेंशियल, मान लो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, तो ये B पोटेंशियल भी यही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, अगर आप A और B को लिखें, तीनों उसके बीच में आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीनों कितने गए हैं, 9 9 9। तो अगर पैरेलल में, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल में आप ऐड करेंगे सेम रेजिस्टेंस को, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, रेजिस्टेंस को कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में उससे डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 3। पूछी है करंट, तो I हो जाएगा V/R, तो V/R मतलब हो जाएगा आपका V है 6/3, 6/3, और 6/3 का मतलब कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया इसका, 2 एम्पियर। 6/3 आ जाएगा तो 2 एम्पियर। तो बस ध्यान ये रखना कि जो कनेक्शन है ना, एक बैटरी से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको इस कॉम्बिनेशन में दिक्कत है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्बिनेशन करके मैंने पूरी एक 3-4 वीडियो बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था। अब देखिए बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, नाम का क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें। कह रहे हैं कि ऑल रेजिस्टेंस फिगर आर 1 ओम, मतलब सारे 1 ओम है। तो कह रहे हैं करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज 5, तो ए कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा करंट है आपकी, जो करंट की वैल्यू दी है वो दी है आपको A/5, ये जो है ना A/5 है। तो कुल मिला के करना क्या पड़ेगा, हमें करंट निकालनी है। तो आप सब समझ सकते हैं कि करंट के लिए क्या करते हैं, करंट के लिए करते हैं I इक्वल टू होता है V/R। अब मेन बात है कि V हमें पता है 1 है, और R हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। देखो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, R लेके चलो, ये दो पैरेलल में है, ये दो, तो ये दो पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा, R/2। सिमिलरली ये दो पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, R/2। ये R/2 है, ये R है, दोनों को ऐड करो, सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, 3R/2। तो इतना इसको सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है, 3R/2। और सब में सिमेट्री है, देखो इसमें भी 3R/2, इसमें भी 3R/2, इसमें भी 3R/2, और 3R/2 किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3R/4। इन दोनों को सॉल्व करोगे 3R/4।
तो अब देखो एक अब बचेगा क्या सर्किट, एक तो ये बचेगा R और एक उधर जो पूरा सॉल्व किया ये बचेगा 3R/4, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी बचेगा R और ये बचेगा 3R/4, ये दो हो गए और एक हमारा फिर रेजिस्टेंस यहाँ भी है, ठीक है। ऐसे करके ये सर्किट है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 3R/4 और R को ऐड करोगे तो 7R/4 और 7R/4, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो फिर ये दो हैं तो 7R/8 और प्लस उसमें R ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15R/8। तो R इक्विवेलेंट आया 15R/8, तो R की वैल्यू 1, 8 चले जाएंगे ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/15। बस कॉम्प्लिकेट किया है, आप कंफ्यूज हो जाए। ये कितना है यहाँ पे 8 है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। कह रहे हैं इन दिस सर्किट ए कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एम की वैल्यू बताइए जिसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस हो मिनिमम होगा। इसमें भी आपको इक्विवेलेंट निकालना है। देखो A/M, देखो ये MA 3 है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा MA/3, ठीक है। और A/M है तो इसका हो जाएगा A/2M, क्योंकि दो है ना। अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर n रेजिस्टेंस होते हैं तो R/n कर देते हैं। तो हमने 3 थे तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से, तो R इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो हो जाएगा MA/3 प्लस A/2M। अब इसमें ना इन्होंने लिखा है कि M की ऐसी वैल्यू बताए जिसके लिए रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो DR/DM आपको करना पड़ेगा। जैसे ही DR/DM करोगे तो A/3 हो जाएगा और यहाँ पर M का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, A/2 तो ऐसे ही रहा, M का हो जाएगा x का 1/x का माइनस 1/x², ये बन गया। और DR/DM को अगर हम जीरो करते हैं तो जीरो करने के बाद क्या आ जाएगा A/3 माइनस A/2M²। इसको अगर आप जीरो करेंगे, A से A कट गया, M क्या आ जाएगा, M आ जाएगा √3/2। M की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आप क्वेश्चन देखें √x/2, तो आंसर x का क्या आ जाएगा 3, √3/2 में x क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या है बताइए, हमें क्या निकालना है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट। पहले ये दो देख लो, ये दो किस में है, ये दो हमारे सीरीज में, 10 हो गया, 10 और 10 एक इसमें हो गए, पैरेलल में हो गए ये दोनों, 5 हो गया, 5 और 5 फिर 10 हो गया, सीरीज आ गई, फिर 10 का ये फिर 5 हो गया, ठीक है, 5 और 5 10 हो गया। ऐसे ही चलते चलते जब हम 10 में चले जाएंगे 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 और 10 का निकालेंगे तो फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जैसा आप पेपर दे रहे हैं उसके हिसाब से बहुत सरल है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसको थोड़ा सा रोटेट करें अगर हम, देखो ये 2.5 है, ध्यान से देखिए, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये 5 है और ये भी 5 है, ये सब ओम में है, ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो ये ऐसे तो बनेगा, देखिए अंदर वाला पार्ट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 2 बार है तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल में थे, उसके साथ फिर ये सीरीज में था। तो R इक्विवेलेंट अगर 5 होगा, हमें निकालना क्या है करंट, तो I = V/R, V दिया है 5, ये V है, तो 5/5 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है भैया, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं आपके पेपर में, कह रहे हैं कि A जो है आपका 2 है, ठीक है, B आपका 4 है और C आपका कितना है 6 है। इस प्रकार से जोड़ो कि जो इक्विवेलेंट है वो 22/6 आ जाए। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप ना ऑप्शन से करना कभी भी हो। अब मैंने आपको ये बता दिया, देखो तीनों सीरीज में होंगे तो मैक्सिमम आएगा, तीनों पैरेलल में होंगे तो मिनिमम आएगा। इन्होंने क्या किया, 2 को पैरेलल ऐड करके सीरीज ऐड कराया, तो इसको चेक करना, इसका जो सही ऑप्शन है ना वो बी है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास में हम करते हैं। टाइप 3 करते हैं, सेल वाला। सेल में क्या है पहला क्वेश्चन, ये रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार पूछा गया था, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है कि 2 हमारे EMF है, ठीक है, 2 सेल हैं जो कनेक्ट करे हैं सीरीज में,
जब सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया मतलब ऐसे। अच्छा, सेल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ एक सेल में। जब भी आपको सेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें क्वेश्चन आएंगे तो सेल को भी हम दो तरह से कंबाइन करते हैं। देखो ये सेल है, जैसे ये सेल का ईएमएफ है और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम छोटा r लिखते हैं, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा R है। तो अगर आपको इस सेल में करंट चाहिए तो क्या करोगे, करंट चाहिए तो हमारा ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, और अगर आपको इस सेल का वोल्टेज चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो E माइनस आई आर करना पड़ता है, और वहीं अगर रेजिस्टेंस के अबाउट करना है तो उसको आप I इंटू आर कर सकते। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि जब दो सेल कनेक्ट हैं तो तब क्या करोगे, ऐसे करके ये मान लो E1 है, ये E2 है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। तो देखो रेजिस्टेंस जोड़ने का तो वही तरीका है, R1 प्लस R2। अगर सेल सेम पोलैरिटी मतलब दोनों के बड़े वाले एंड, जो ये बड़ा वाला एंड है प्लस प्लस एक साइड है, तो इसको हम इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड कर देते हैं E1 प्लस E2। अगर नहीं होता, मान लो सेल ऐसे होता, एक सेल ऐसे होता और एक सेल ऐसे होता, ये E1 था ये E2 था, तो E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पैरेलल में क्या होगा, दो का ही आपके सिलेबस में आएगा, दो से ज़्यादा अगर आ गया तो आप सेम उसी तरह करेंगे। मान लो एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये दो सेल आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ये E1 है, ये E2 है, E2 E1 EMF है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो अगर E1 इसमें आएगा तो बच्चों E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकलता है, और उसका फॉर्मूला ये है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ऐसा करना पड़ता है सेल और उसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और वहीं R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये बात ध्यान रखना। सेल के ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उनको भी कर लेना। ठीक है, तो कह रहे हैं दो सेल हैं जिसका ईएमएफ कितना है, सीरीज में कनेक्ट है, मतलब दो सेल हैं सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेल है और ये दूसरा सेल है, सीरीज में कनेक्ट है, और कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट है जिसको हम R कह रहे हैं। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो R1 बड़ा है कह रहे हैं अब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, या R1 के अक्रॉस अगर जीरो है तो वैल्यू ऑफ R बताओ। देखो बच्चों, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ आपको, लॉन्ग भी करेंगे। अगर वो कहता है कि PD अक्रॉस सेल 1 इज जीरो, तो हमारा जो R की वैल्यू है वो हो जाएगी R1 माइनस R2। अगर वो कहता है कि PD अक्रॉस E2 इज जीरो, तो R की वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करंट निकालनी होगी, 2E टोटल EMF, दोनों का सेम बता रहा था ना, इक्वल EMF, तो 2E हो जाएगा। ठीक है, ओवर R1 प्लस R2 प्लस R, ये तो हमारा हो गया इंटरनल, टोटल हमारा सॉल्व करके करंट आ गई। अब सेल 1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल जीरो है तो E माइनस आई R1 करके जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, और ये शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन आए हैं सेल से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट 15 एम्पियर की फ्लो हो रही है सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी बताइए। तो देखो पहले आप I1 निकाल लो कि इफेक्टिव कितनी होगी। देखो I1 में इस वाले में देखेंगे ये दोनों किस में हैं, ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, तो इनको ऐड कर लो। इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 5 ओवर, दोनों को पैरेलल में ऐड करोगे तो 10 प्लस 5, और टोटल करंट कितनी थी 15 एम्पियर। इसको सॉल्व करिए। अच्छा ये मिली एम्पियर है, MA है, तो ये 15 से 15 कट गया, मतलब जो I1 है वो 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस A से इस B तक क्या लगा दो, KCL लगा दो। हमने इस 5 में निकाला, इस 5 में जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम दोनों का R इक्विवेलेंट करके फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VA से KVL अगर हम लगाएं, VA आप बचा क्या 5, तो अगर इसमें करंट I है तो हम अभी I की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, माइनस 5I माइनस के 10I1, ठीक है, माइनस के 10I
इक्वल टू वी बी। मैंने ये बड़ा वाला लूप ले लिया है, ए से लेके ये पूरा बी ऐसे करके लिया है। सर्किट ओपन है तो ओपन में हम ऐसे लगाते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। तो आई की वैल्यू है, ये हो जाएगा 5 इंटू 15, 75 हो गए, माइनस के 10। आई वन की वैल्यू आ गई हमारी 5 माइनस 10 और ये हो जाएगा 15। तो आंसर आ जाएगा 275 वोल्ट। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जब भी ऐसे आएंगे, यहाँ पर 3 सेल दिए हैं और तीनों सेल आपके, देखो एक यहाँ ग्राउंडेड टर्मिनल है, 2 टर्मिनल दिए हैं, तो यहाँ पे आप नोडल लगा सकते हैं। नोडल एनालिसिस मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है V0, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो जो टोटल सम होगा हमारा, जो हमारा टोटल करंट का सम होगा किसी भी जंक्शन पे, वो 0 होगा। तो V0 में से 2 घटाएंगे अपॉन 1 प्लस V0 में से 4 माइनस करेंगे अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी एक ही है, प्लस V0 में 6 हटाएंगे अपॉन में कितना 1 इक्वल टू 0। टोटल करंट 0। तो 6 4 10 2 12 और 2 3 4, तो V0 आ जाएगा 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ गया ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा सीरीज में कनेक्ट है तब पूछ रहा है प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा सीरीज और पैरेलल में दोनों में सेम है। तो पहले आपको मैं बता दूं, जो सीरीज में करंट होगी वो कितनी होगी, वो होगी E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट, ये तो होगा। अब E इक्विवेलेंट देखो जब हम सीरीज में निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा 2E, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम दिया है, तो 2 ये हो गया, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हुई है तो RR 2R हो जाएगा। पैरेलल में जो होता है हमारा, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, EP ओवर RP। अब 2 सेल हैं, ठीक है, RP प्लस जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है RP प्लस और R इक्विवेलेंट पैरेलल में। तो EP तो EP रहा, लेकिन R की वैल्यू हमने कितनी रखनी है 2, और इस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/2। EP की वैल्यू निकालना बड़ा टास्क है। तो EP हो जाएगा वही आपने अभी कैलकुलेट करी थी, E/R प्लस E/R और अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो इधर इंटू कर दीजिए उसका R इक्विवेलेंट का, तो ये हो जाएगा इंटू R/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा E, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगा E, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि IP इक्वल टू I सीरीज है, तो ये आ जाएगा, सीरीज का कितना आया था 2E 2 प्लस 2R, और पैरेलल का आया था E ओवर, ठीक है, E ओवर 2 प्लस R/2। सॉल्व कर दो इसको फिर, और क्या ही बचा इसमें। तो R देखिए E से ही कट गया, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 पहुंच जाएगा, 2 ओवर 4 प्लस R इक्वल टू 2 ओवर 2 प्लस 2R, ठीक है। तो 4 में से अगर आप 2 हटाएंगे 2 आ जाएगा R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। तो करना क्या था हमने, करना भैया फॉर्मूले लगाने थे। फॉर्मूले क्या लगाने थे, मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ये फॉर्मूला लगाना था, R इक्विवेलेंट देखना था आपको, और ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती। और वहीं अगर आपका सीरीज की बात करें, सीरीज में ये R इक्विवेलेंट हो गया और ये E इक्विवेलेंट हो गया। और उसने क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में कि दोनों सेम वैल्यू दे रही हैं। अगर दोनों सेम वैल्यू दे रही हैं तो इसका मतलब सीरीज की करंट निकालो, ठीक है, पैरेलल की करंट निकालो, पैरेलल की करंट जैसे ही आप निकालोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी एज शोन इन फिगर। ठीक हो गया। और वोल्ट मीटर इतना ही यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अच्छा, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इस वाले के अक्रॉस, इसके अक्रॉस ऐसा क्वेश्चन में गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 2000। पूछ क्या रहे हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अच्छा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, सिंपल सी बात है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं पहले। ये दो पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 500 इंटू 2000
ठीक है, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 2500 और सीरीज में उसके क्या है 600। ठीक हो गया, सॉल्व करिए इसको, जो 2025 और 1000 आ गया। ठीक है, 1000 ओम। तो करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट निकालें अगर तो हो जाएगा वोल्टेज V/R, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस निकालना है 500 के, तो कितना आ जाएगा V = E मतलब 20। ठीक है, माइनस 600 इंटू करेंट 20/1000। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 1 2 3 12, तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा E - IR से हमने ये निकाला। क्लियर है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि VV - VA क्या है। ठीक है, इससे सरल तो कुछ होगा ही नहीं। अब तो सिंपल सी बात है, करंट निकाल लो पहले। करंट कितनी हो जाएगी 15 V/R, R कितना है 2 और 1 सीरीज में है दोनों, 3 हो जाएगा, तो करंट हो गई 5 एम्पियर। ठीक है, तो VB - VA निकालेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा I × 2 मतलब 5 दूना 10 हो गया। आप चाहें तो इसको सेल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो आइडेंटिकल सेल हैं, ईच ऑफ EMF 1 पॉइंट कनेक्टेड पैरेलल, मतलब दो सेल हमारे, मान लो ये है एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये R है, ये R है, और ये आपको 1.5 और 1.5 दिया है। कह रहे हैं पैरेलल अक्रॉस पैरेलल कॉम्ब। अच्छा, ये दो किससे कनेक्ट हैं, एक रजिस्टर से जो दोनों पैरेलल हैं, मतलब 20-20 ओम के दो पैरेलल हैं, एक 20 का ये है, एक 20 का ये है, इससे कनेक्टेड हैं ये दो लोग ऐसे। आगे क्या कह रहे हैं, अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट 1.2। अच्छा जी, एक फाइनली एक वोल्ट मीटर भी लगाया है 1.2 का। तो अब हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, निकाल लेंगे आराम से। देखो इन दोनों का एक कर लो पहले, तो ये दो पैरेलल में है, तो इनका अगर एक करोगे कितना आ जाएगा 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप क्या करिए, लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों में लगाते हैं अगर, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा V = E - IR, R क्या होगा R/2। ठीक हो गया, R इक्विवेलेंट ले लिया, तो V की वैल्यू है 1.2, E की वैल्यू है 1.5 माइनस IR/2, तो यहाँ से IR/2 कितना आ जाएगा 0.3। क्लियर। अब करंट होगी कितनी पूरी कॉम्बिनेशन की, E ओवर I = E है आपका कितना 1.5 अपॉन में R इक्विवेलेंट 10 और R/2। एक बार हमने सेल पे लगा दी, एक बार हमने टोटल लगा दी। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर तो हो जाएगा 1.5 = 10I प्लस IR/2, और IR/2 निकल के कितना आया है 0.3। तो 0.3 में अगर 1.5 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 1.8, और 1.8 को अगर आप डिवाइड करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखिए। अच्छा ये माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.3 = 10 अपॉन 10 ही कर लो 10I। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 0.12। ठीक है, I निकाला है, पूछा क्या है R, तो आप किस में रखना पड़ेगा इस वाले में, तो I की वैल्यू अगर ये रखेंगे तो ये आ जाएगा R 5 ओम। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे 2022 का। तो इसमें करना क्या था, एक बार टोटल के लिए लगाना था और दूसरी बार आपको सेल के लिए लगाना था, और दोनों को कंपेयर करना था। समझ रहे हैं, दो अननोन वेरिएबल दे दिए थे, तो हमने ये लगाया सेल के लिए। ठीक है, इस सेल कॉम्बिनेशन के लिए लगाया तो ये रिलेशन से ये आया, फिर हमने टोटल के लगाया तो टोटल के लिए हमारा I निकल के आया। इसका यूज़ करके I का यूज हमने फिर इसमें करा, तब हमारा 5 आया। अच्छा जी, टाइप 4 और लास्ट टाइप के क्वेश्चन है मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज के। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एक बैटरी कनेक्ट करी है। देखो बच्चों होता क्या है ना, आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज है बहुत इजी है, ये जो क्वेश्चन है
जब भी आपको मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ना पोटेंशियल मीटर बहुत टफ टॉपिक था, वो यहाँ से इन्होंने हटा दिया है और अच्छा ही हुआ जो हट गया, ठीक है, आपके लिए थोड़ा बर्डन कम हो गया। तो जब भी मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको अलग से आपको एक स्लाइड लेके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मीटर ब्रिज आपको समझ में, व्हीट स्टोन समझ में आ जाएगा, मीटर ब्रिज समझ में आ जाएगा। देखो 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ये अगर एक रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 रेजिस्टेंस है, ये 3 है और ये 4 है। ये तो सीबीएसई में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये गैल्वेनोमीटर है, तो हो सकता है वहाँ पर रेजिस्टेंस भी हो, और ये एक बैटरी है। तो 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर ये पी क्यू आर एस है, अगर ये पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस को फॉलो करता है, तो आप इस बीच की साइड को हटा के इसको कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा, जरूरी नहीं आपको ऐसे दिया रहेगा, हो सकता है आपको ट्रायंगल के फॉर्म में दिया रहेगा, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ये तो ये हो गया, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस, जैसे P है, ये Q है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी बना देंगे, तो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये R मान लो, ये S मान लो, इसको आप G मान लो, चलो रेजिस्टेंस। ऐसे का भी अगर आपको कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर व्हीट स्टोन ब्रिज ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में बच्चों ये बैलेंस कंडीशन है, अगर कोई भी इसको फॉलो करता है तो हम इसको रिमूव कर देंगे बीच वाले पार्ट को, तो आर इक्विवेलेंट आपका कैसे निकल जाएगा, देखो ये 2 हो जाएंगे सीरीज में, ये 2 सीरीज में और बाकी पैरेलल में, तो फाइनल जो आंसर होता है वो ये होता है P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस और अपॉन में सबका सम। देखो ये ट्रिक है, इनसे अगर आप काम करते हैं तो आपका थोड़ा जल्दी पेपर होगा। वैसे तो आप 2 सीरीज और 2 सीरीज में जोड़ के पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी बैलेंस कंडीशन है, इसको बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, तो बैलेंस कंडीशन में आप गैल्वेनोमीटर को बैटरी से और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये आपके जेईई 2020 में और 2019 में आया है। क्या असर पड़ेगा अगर हम बैलेंस में चेंज करें, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैलेंस में होता क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो एक फॉर्म इसकी और है जो थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है, वो क्या है देखिए, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, और 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये भी आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना और इनकी वैल्यू बता दूं, अगर ये P है तो ये Q है, ये R है तो ये S है, ये मे भी रेजिस्टेंस हो सकता है गैल्वेनोमीटर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है आपको ऐसे दे दें तो आर इक्विवेलेंट आप व्हीट स्टोन जैसा ही करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे अगर क्वेश्चन बन गया, और वैसे मैं आपको बताऊं व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने सेपरेटली वीडियो में करवाया है, आप उसको देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जाइए तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो बच्चों है क्या, अगर आपका इसमें कंडीशन है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, अगर आपका P बाई Q और R बाई S का रेशियो बराबर हो जाएगा, बराबर मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर आपका P बाई Q का रेशियो R बाई S से ज़्यादा हो गया या P बाई Q का रेशियो R बाई S से कम हो गया, 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर P बाई Q का रेशियो, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ B
इसको दे देता हूँ D, इसको दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ C। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ पोटेंशियल VB इक्वल टू VD और I हो जाएगा 0। तभी हम हटाते हैं उसको। अगर P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस से ज़्यादा हो गया, सपोज P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस से ज़्यादा होगा, तो हमारा जो B का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा D से। तो करंट कहाँ से बहेगी? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर बहती है, तो हमारा D से B की तरफ करंट आएगी। और इसमें ध्यान रखिएगा B बड़ा हो जाएगा तो B से D करंट फ्लो होगी। क्लियर है यहाँ तक? एक बात और, अगर व्हीट स्टोन हमारा सेंसिटिव बनाना है आपको, तो सारे जो रेजिस्टेंस है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, कोई कम ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। सेम ऑर्डर मतलब सारे 100 में होना चाहिए, सारे 1000 में होने चाहिए, इस टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड एक हमारा मीटर ब्रिज है जो कि सिलेबस में है। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि 1 मीटर की कोई वायर होती है और उस पर हम 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक ये लगा दिया मान लो, और दूसरा हमने ये लगा दिया। जैसे कि मान लो ये P है, ये Q है, और ये एक जॉकी की हेल्प से डिफ्लेक्शन देखते हैं। मान लो ये L1 पॉइंट है, तो 1 मीटर है तो ये L1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है जहाँ पर डिफ्लेक्शन आया, और बाकी सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 100 माइनस L1। तो अगर ये व्हीट स्टोन को फॉलो करेगा तो हमारा P बाई क्यू का रेशियो जो है वो L1 बाई 100 माइनस L1 के बराबर होगा। ये बात भी आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके आए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए, आप इसको उड़ाएंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कनेक्ट किया। देखो ये व्हीट स्टोन है, कैसे 3/6 और 3/6 मतलब क्या हो गया? व्हीट स्टोन। इसको हटा दो तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? मैंने आपको टेक्निक बताई है, इन दोनों को ऐड करो, 3 3 3 3 6 हो गए, इनटू नीचे वाले को ऐड करो 6 6 को 12 हो गए, और सबको ऐड कर दो 18 हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आएगा, 6 18 3 3 6 आएगा, 6 सॉरी 6 ओम आएगा। तो करंट पूछिए, तो करंट क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो 6/6 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया। देखो अभी भी मैंने आपको बताया था, देखो ये व्हीट स्टोन है, बस आप ध्यान रखना कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो ये हटा दो। अगेन वही P और Q को ऐड करो, 4 और 4 8 हो गया। पूछा क्या है? करंट इनटू 4 और 4 8 हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अगर सारे सेम हो गए, अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S हो गए, तो R इक्विवेलेंट हमेशा R ही आएगा जो हमें दिया है। इसकी वैल्यू अगर सारी सेम हो गई तो वो R आ जाएगा। तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो I क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो 40/4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन जो वाला है ना, थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं कि करंट मेजर करनी है थर्ड वाले क्वेश्चन में। फिर वही बात है, आप निकाल ही सकते हैं इसको। देखिए अब आपसे कहें कि नो करंट फ्लोइंग 10 ओम। भाई अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो ये बैलेंस होगा, तो मतलब R/3 इक्वल टू 4/6 होगा। तो ये 2/3, 2/3 मतलब R की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर? तो R हमारा 2 है। लेकिन पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी। तो करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करंट के लिए भैया I इक्वल टू V बाई आर करना पड़ेगा। पहले R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट मैंने आपको टेक्निक बताई, 2 और 4 6 हो गया, इंटू 3 और 6 ऐड करो 9 हो गया, और सबको ऐड कर दो 9 9 6 15 हो गया, 9 6 15। तो ये आ जाएगा 3.5। 3.5 मतलब ये आ जाएगा। V कितना दिया है? V 36 और ये दिया है 36 और 3.5 के आसपास। 3.6 आ रहा, 3.6 आ रहा ना, 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा। तो ये 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? क्योंकि ना देखो इसको कैंसिल करो, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो 18/5। तो ये 3/5, 3/6, 3/6 कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। 10 आंसर है। आगे देखो भैया क्या है क्वेश्चन। आगे इसके क्वेश्चन ये वाला रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन फिगर और मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज दे दिया है इन्होंने, ठीक है, और मीटर ब्रिज में कह रहे हैं कि
बैलेंसिंग पॉइंट इतना इतना, नल डिफ्लेक्शन इतना। देखो नल डिफ्लेक्शन जो है वो L1 है, तो बैलेंसिंग लेंथ रेडियस, अरे यार कह रहे हैं कि रेडियस डबल करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 40 रहेगी, क्योंकि जो हमारी मीटर ब्रिज की कंडीशन है P/Q इक्वल टू L/100 माइनस L। भाई इसमें बैलेंसिंग लेंथ तो आपकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड कहाँ करेगी, लेंथ पे करेगी या आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे एरिया पे थोड़ी डिपेंड करेगी, रेडियस डबल करने से एरिया थोड़ी आएगा, तो गलत हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है जिसमें नल पॉइंट हमारा 30 पे आया और फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ द रेजिस्टेंस इतना, तो अननोन वैल्यू कितनी होगी। तो भैया कुछ वैल्यू R/S कितना हो जाएगा, जो आपको ये R/S दिया है, आपको अगर ये 30 दिया है तो ये कितना बचेगा, ये 70 हो जाएगा। तो अगर आप R/S ले रहे हैं तो फिर आपको सिक्वेंस में लेना है, बात ध्यान रखना। अगर आप R/S ले रहे हैं तो 70/30 लोगे, अगर S/R ले रहे हो तो फिर 30/70 लोगे। तो ये हो जाएगा 7/3। R दिया भी है 5.6, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इजीली निकाल सकते हो, 3/7 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ ओम, 7 8 56.8, तो ये हो जाएगा आपका 2.4, मतलब 2400 ओम। ठीक हो गया। अब सोचिए आप कितने इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही क्वेश्चन PQ है। अगेन देखो P/Q का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी है, L1 दी है, L1 कुछ दिया है, देखो 40 दिया है, तो 40, तो अगला क्या हो जाएगा, 100 माइनस L मतलब 60, मतलब 4/6। ये बात आप ध्यान रखना कि मीटर ब्रिज में अगर ये जो लेंथ है ये L1 है तो ये हमेशा 100 माइनस L1 ही रहती है, तभी तो रिलेशन P/Q इक्वल टू L1/100 माइनस L1 बनेगा। ठीक है, इधर एक P रहता है और इधर एक Q रहता है। तो अब इसमें देखिए ये 4/6 हो गया, ठीक है, मतलब 2/3 हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नाउ अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड सीरीज। अच्छा, P के साथ एक X ऐड कर दिया। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ 80 चले गया, तो P के साथ X कर दिया तो P प्लस X ओवर, सॉरी ये Q नहीं, P प्लस X ओवर Q इक्वल टू कितना है 80, तो ये 80 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 4/1। अब आप क्या करिए, दोनों दे हैं आपको, 4/1 आया है, तो आप इनको डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, Px ओवर P इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4 इंटू 3/6, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस x/P इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा 6, 5p, और P की वैल्यू शायद दी है इन्होंने, P की वैल्यू दी है 4 ओम, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ये देखो कभी कभी ना ये वहाँ लिखते नहीं है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम दिया है तो उसमें लिखना है। तो जब भी वो करेगी इतना लेंथ ऐड कर दी या सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 8, अच्छा ये क्वेश्चन 8 जो है ना, इसमें एंड करेक्शन दिया है, ये बात ध्यान रखना। तो एंड करेक्शन में थोड़ा सा हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, किसकी, बैलेंस ब्रिज के कंडीशन की। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो मीटर ब्रिज है वो हमारा दिखाया है आपको, और आर की वैल्यू यूजिंग जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है 1.5 है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं व्हेन टैपिंग की इज 43 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम ए, इफ एंड करेक्शन ऑफ एज इतना, अगर आपको एंड करेक्शन दिया है, ठीक है, तो कह रहे हैं उसके बाद इफ एंड करेक्शन इतना, देन वैल्यू ऑफ आर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एंड करेक्शन एक तरह से एरर ही है इसमें, जो हमारा एंड करेक्शन का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा वो देखिए। तो हमारे यहाँ पे जो दिया है ये 1.5 दिया है, 1.5/r हो जाएगा, और एंड करेक्शन के टर्म में जो हमारा लेंथ है ना उसमें फिर आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जैसे ये L प्लस ई किया, तो जो एंड करेक्शन में बॉटम वाला साइड है वो क्या हो जाएगा L प्लस ई, और उसमें से आपको माइनस L प्लस ई को माइनस करना पड़ेगा, L प्लस ई और माइनस L प्लस ई, L माइनस ई, सॉरी L माइनस ई, ये देखना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे वो 43 दिया था आपको, तो उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, चलो इसको मैं पहले आपको ना एंड करेक्शन के टर्म में ही बताता हूँ कि देखो जब भी नॉर्मल कंडीशन है मीटर ब्रिज की तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया मीटर ब्रिज हमें दिया है और आपने L/L लगा देना है। जब ये एंड करेक्शन देगा तब क्या करोगे, देखो मैं उसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको, उसको पहले हटा देते हैं। इसको इरेज करते हैं। आपको एंड करेक्शन का, देखो एंड करेक्शन मतलब एरर है। देखो एक ही बार ऐसे क्वेश्चन आया है तो मे बी अगली बार भी आ जाए। तो जब भी एंड करेक्शन की बात होगी किसी क्वेश्चन में तो देखो करोगे क्या, अब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ डेटा दिया है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ तो 15 है, नीचे क्या है देखो 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं कि एंड करेक्शन है फ्रॉम ए, और कितना आया है 43। तो आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा मत इसमें कन्फ्यूज हुई, ये ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इस साइड जो रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमने R लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नल पॉइंट था 43 था। तो एंड करेक्शन मतलब 2 एंड तक करेक्शन अगर है तो +2 भी ऐड कर दो तो 42 हो गया। और जो हमारा सेकंड है वो कितना था, वो हमारा पॉइंट इसमें था एंड करेक्शन में कितना 100, टोटल 100 था। तो 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 102। जो टोटल लेंथ है उसमें 2 ऐड कर दो, माइनस जो आपकी डिफ्लेक्शन थी, जो आपका डिफ्लेक्शन आया था उसमें कितना ऐड कर दोगे, उसमें भी ऐड कर दोगे आप 2, 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 57/45 इंटू 15, 19 आ जाएगा। तब करना क्या है अगर मैं आपको बताऊं, जब भी एंड करेक्शन की बात आती है ना, जैसे ये हमारी वायर है, इसका हमारा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर वो है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस P लगा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस Q लगा है। तो देखो हमने करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं, P/Q इक्वल टू, अगर जॉकी ने इसको यहाँ पे टच किया डिफ्लेक्शन नहीं आया तो ये 100, ये 100 माइनस L, तो ये होता था L 100 माइनस L होता था। यहाँ पर कोई भी एंड करेक्शन की बात नहीं हुई। अगर एंड करेक्शन की बात करेंगे तो फॉर्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा L+E, ठीक है, अपॉन में 100+E माइनस L+E। बाकी आपने ना प्रैक्टिकल में किया होगा, मैं इसमें ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो जो अभी लास्ट क्वेश्चन था मैंने इसमें यही किया, अगर आप इसमें देखें 15/A तो मैं L+E कर दिया, और जो सेकंड वाला था उसमें हमने फिर ये L+2 कर दिया, और इसमें जो हमारा एंड करेक्शन था L1+E कर दिया, ठीक है। ये L मतलब L1 है, सॉरी ये ना डिफ्लेक्शन पॉइंट है, L ही कर दो, चलो L ही लिया है मैंने, ठीक है। तो भैया ये हमारे थे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। आई होप आपने पसंद किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।